नमस्कार। आज हम क्षितिज भाग में अध्याय 10 के अंतर्गत नेताजी का चश्मा नामक पाठ पढ़ेंगे। इसके लेखक हैं बच्चों स्वयं प्रकाश। सबसे पहले बच्चों हम थोड़े शब्दों में स्वयं प्रकाश जी का परिचय दे देते हैं। स्वयं प्रकाश जी का जन्म सन 1947 में इंदौर के मध्य प्रदेश नामक स्थान में हुआ था। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद वे एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने लगे। स्वयं प्रकाश का बचपन और नौकरी का बड़ा हिस्सा राजस्थान में बीता। फिलहाल स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद वे भोपाल में और वसुधा पत्रिका के संपादन से जुड़े। वे एक कुशल कथाकार के रूप में चर्चित किए गए। उन्हें सम्मान वनमाली पुरस्कार मिला। राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार आदि से भी उन्हें पुरस्कृत किया गया। बच्चों, ये जो है पशु पक्षी और इनसे प्रेम तथा इनकी समृद्धि के लिए इनका विशेष प्रयास है। इनका जो एक नाम वो देशभक्ति से भी जुड़ा हुआ है। नेताजी का चश्मा कहानी कैप्टन चश्मे के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करती है। बच्चों, क्या करती है? देश के लाखों करोड़ों लोगों को रेखांकित करती है जो देश के निर्माण में अपने तरीके से सहयोग करते हैं। ये कहानी कहती है कि बड़े ही नहीं बच्चे भी इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको इसका परिचय दे दिया है। इस कहानी की जो सार है उसके बारे में बता दिया। अब जो है चारों ओर सीमाओं से घिरे भूभाग का नाम देश नहीं होता। अब देश के बारे में जानते हैं कि देश क्या होता है। तो बच्चों, देश एक जो है भूभाग से घिरा हुआ स्थान ही नहीं होता। उसमें रहने वाले लोग नागरिकों, नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधों, वनस्पतियों, पशु पक्षियों से और इन सब से प्रेम करने वाले, इनकी समृद्धि के लिए प्रयास करने वाले का नाम ही देशभक्ति है। नेताजी का चश्मा कहानी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करती है जो इसमें देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से सहयोग करते हैं। कहानी यह कहती है कि बड़े ही नहीं बच्चे भी इस योगदान में शामिल होते हैं। अब बच्चों, मेरे साथ आप पाठ को पढ़ते और समझते चलेंगे। तो बच्चे, इसमें जो है मेन एक पात्र है जो जिसे लोग कैप्टन कहते हैं, चश्मे वाला। ठीक है, हौलदार साहब हैं, पान वाला है। लेकिन जो पूरी जो ये कहानी है नेताजी का चश्मा, ये जो है चश्मे वाले कैप्टन के इर्द गिर्द ही घूमती है। हौलदार साहब को हर 15वें दिन, कितने दिन? 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। किसको गुजरना पड़ता था बच्चों? हौलदार साहब को। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था जिसे पक्का मकान कहा जा सके, वैसे कुछ ही मकान, और जिसे बाज़ार कहा जा सके वैसा एक ही बाज़ार था। बच्चों, यहाँ पर ना तो पक्के मकान थे और ना ही कोई बड़े वाला बाज़ार था। एक छोटा सा बाज़ार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल था, एक लड़कियों का स्कूल था, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर, 1-2 नगर पालिका भी थी। नगर पालिका थी वो कुछ न कुछ करती रहती थी। कभी सड़कें बनवा दी, कभी पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों के लिए छतरी बनवा दी, तो कभी कवि सम्मेलन आदि करवा दिए। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर, क्या बताया बच्चों? किसी उत्साही बोर्ड प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। प्रतिमा का अर्थ क्या होता है बच्चों? मूर्ति। यह कहानी उस प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसकी भी एक छोटे से हिस्से के बारे में, उस प्रतिमा और उसके हिस्से के बारे में। पूर्ति बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत का अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय ऊहापोह और चिट्ठी पत्री की बर्बादी में ही समय खराब हुआ।
बच्चों आपने देखा होगा कि हम राजनीति लोग जो है वो वैसे ही ऊहा-पोह चर्चा बेफालतू की उन बातों में ही समय ज़्यादा बर्बाद करते हैं और जो चीज़ जिस पर कार्य होना चाहिए उसमें काफ़ी जो है शासन काफ़ी समय लगा देता है। तो शासन अवधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ये अवसर देने का निर्णय किया गया होगा और अंत में कस्बे के इकलौती हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर, मान लीजिए कौन है ड्राइंग मास्टर, मोतीलाल जी को यह काम सौंप दिया गया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे होंगे। तो बच्चों देखो इसमें क्या कितना बड़ा व्यंग्य कहा, मूर्ति बनाकर स्थापित करना नहीं, पटक देना। तो किसी चीज़ को हम जो है मन से उस चीज़ को स्थापित किया जाता है, अनमने ढंग से उस चीज़ को पटक दिया जाता है। तो यही ये बात जो है लेखक ने कहा कि उसको मास्टर को एक समय के लिए समय दिया था मूर्ति बनाकर पटक देने को। जैसे कहा जा चुका है कि मूर्ति संगमरमर की थी, टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची। तो इसकी जो है कितनी ऊंचाई बताई गई है बच्चों कि ये कोट के बटन से टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक की 2 फुट ऊंची, जिसे कहते वस्त्र और सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ मासूम और कमसिन युवा अवस्था में होते, मासूम जो है बचपना था। फौजी जो उन्होंने अपनी एक ड्रेस पहनी हुई थी और उन्हें देखते ही लगता था कि मान लो ये नारा बोल रहे हों बार बार से, दिल्ली चलो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, वगैरह याद आने लगते हैं मूर्ति को देखकर। आपको भी बच्चों ऐसे कोई देखते हैं हम किसी स्वतंत्रता सेनानी की, तो हमारे मन में ये ऐसे जोश और उनकी जो कहे गए कथन है, नारे आदि याद आने लग जाते हैं। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था और केवल एक ही चीज़ की जो कमी थी वो देखते ही खटकती थी। नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था, चश्मा था लेकिन संगमरमर का नहीं, एक सचमुच सामान्य चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। हौलदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे तो वो चौराहे पर पान खाने के लिए रुके, उन्हें इसे लक्षित किया और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। कौतुक का मतलब आश्चर्य से भरी हुई। आइडिया तो ठीक है, क्या कहा, जिसके द्वारा भी ये विचार आया वो ठीक है, मूर्ति पत्थर की है लेकिन चश्मा वास्तव में रियल। जीप जो है कस्बा छोड़कर आगे चली गई। हौलदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे। बच्चों बहुत बार ऐसा होता है, कोई हम ऐसी चीज़ देख लेते हैं तो हमारा मन जो है बार बार उसी चीज़ के बारे में ही सोचता रहता है। तो ऐसे ही हौलदार साहब भी जो हर 15वें दिन जो है काम के सिलसिले में उस शहर से कस्बे से निकलते थे, तो अब उनके दिमाग में बार बार मूर्ति के बारे में ही सोच रहे थे। अंत में से निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास वास्तव में सराहनीय ही कहा जाना चाहिए, क्योंकि सराहना करते हैं क्योंकि उन्होंने एक स्वतंत्रता सेनानी की मूर्ति अपने चौराहे पर स्थापित की गई। मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, उस भावना का है, वरना जो देशभक्ति आजकल मजाक की चीज़ होती जा रही है। आजकल आपने देखा होगा बेटा, तरह तरह लोग जो है देश जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, देशभक्त थे, उनके प्रति लोग जो है उपहास करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, जबकि ये बात बिल्कुल ही गलत है। दूसरी बार जब हौलदार साहब उधर से गुजरे तो मूर्ति पर कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया चश्मा दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला चश्मा है। क्योंकि जो है अब वो कौन बदल देता है, चश्मे वाला बदल देता है। तो उन्हें आश्चर्य लगा कि पहली बार जब यहाँ से निकले तो चश्मा दूसरा था, अब जो है दूसरा चश्मा है, फ्रेम वाला नहीं है जबकि तार वाला है। अब हौलदार साहब का कौतुक और ज़्यादा बढ़ गया उस चीज़ को जानने के लिए। आइडिया क्या है, मूर्ति कपड़े की नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा बार बार बदला जा सकता है। तीसरी बार फिर नया चश्मा। अब जो है हौलदार साहब तीसरी बार निकले तो फिर उन्होंने देखा कि चश्मा जो है फिर बदला हुआ है। हौलदार साहब को आदत पड़ गई, वो हर बार जब भी कस्बे से गुजरते तो चौराहे पर रुकना और पान खाना, मूर्ति को ध्यान से देखना उनकी आदत बन गई थी। और जो है जब कौतुक दूर में ये हो उठा तो पान वाले से पूछ ही लिया, और क्या बात है, यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा जो है हर बारी जो है कैसे बदला जाता है। अब उन लोगों को बार बार कौतूहल हो रहा था कि अब इस चीज़ के बारे में जाना तो जाए कि जो ये कार्य हो रहा है, बार बार मैं देखता हूँ चश्मा जो मूर्ति का बदल जाता है। तो उसके बारे में पान वाले से पूछा। पान वाले ने खुद के मुंह में पान ठूसा हुआ था। देखिए शब्दों के द्वारा कितना सुंदर जो है पान वाले का शब्दों के द्वारा रेखा चित्र खींचा जा रहा है। वह एक काला, मोटा और खुश मिजाज आदमी था। देखिए लेखक ने बहुत सुंदर शब्दों के द्वारा
यहाँ पान वाले का शब्द चित्र रेखा चित्र खींचा है शब्दों के द्वारा। हौलदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा, उसकी तौन थिरकी, पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और लाल काली बत्ती से दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। क्या करता है? हौलदार साहब के कुछ समझ में नहीं आया। फिर उन्होंने प्रश्न कर डाला, चश्मा चेंज करता है। पान वाले ने समझाया। क्या समझाया? कि इसको जो है कौन चेंज करता है? चश्मे वाला। क्या मतलब? क्यों चेंज कर देता है? हौलदार साहब अब भी नहीं समझ पाए थे। कोई गिराक आ जाए समझो, उसको चौड़े चौखट वाला चाहिए। कैप्टन किरदार कहाँ से लाएगा, किधर से लाएगा? तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बैठा दिया। ये देखो बच्चों, अपनी जो वहाँ की भाषा है, उस परिवेश भाषा के परिवेश के द्वारा ही जो है पान वाला अपनी भाषा का इस्तेमाल करके बोल रहा है। लेखक ने वहाँ देखो बहुत सुंदर शब्दों के द्वारा उसके जो कथन है उसको वर्णित किया है। अब हौलदार साहब को कुछ बात समझ में आई कि एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है, उसे चोट पहुंचाती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने जो चश्मे हैं उनसे बार बार जो है नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है, उसे वो फ्रेम पसंद आता है तो दरकार करता है, मांगता है, तो वो मूर्ति पर क्षमा मांगकर उससे चश्मा लेकर दूसरा चश्मा उन्हें पहना देता है और बाद में नेताजी को दूसरा चश्मा लौटा देता है। भाई खूब क्या आइडिया है। लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हौलदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा। किसने पूछा? हौलदार साहब ने। किससे पूछा? पान वाले से पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? अब जो है उनके मन में आश्चर्य आया और एक प्रश्न जानने की जिज्ञासा पैदा हुई कि नेताजी का जो ओरिजिनल चश्मा संगमरमर की मूर्ति पर लगा था वो कहाँ गया? पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था। समय बच्चों दोपहर का था, दुकान पर भीड़ अधिक नहीं थी। आपने देखा होगा दोपहर में भीड़ नहीं होती है, सुबह शाम अधिकतर दुकानों पर भीड़ लगी होती है। फिर आंखों ही आंखों में हंसा। बच्चों ये मुहावरा है, आंखों ही आंखों में हंसना। उसके बाद उसकी तौन थिरकी, तौन जैसे हंसा तो उसकी पेट जो है वो हिला और कत्थे की डंडी फेंक पीछे मुड़कर नीचे पीक थूकी और मुस्कुराते हुए बोला, मास्टर बनाना भूल गया। क्या कहा? कौन मास्टर? कौन है बच्चों? मोतीलाल, ड्राइंग का इकलौता मास्टर। पान वाले के लिए यह एक मज़ेदार बात थी, लेकिन हौलदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली। द्रवित होता है बेटा पिघलने वाली। क्यों? उनके अंदर ये बात सुनकर उनका मन जो है पिघल गया। यानी वह ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा था, मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाकई कस्बे का अध्यापक था। वास्तव में जो है मोतीलाल कौन था? वाक्य में वास्तव में कौन था? वो एक अध्यापक था, ड्राइंग मास्टर था। महीने भर में ही मूर्ति बनाकर पटक देने का उसने वादा दिया होगा, बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए, कांच वाला तय नहीं कर पाया होगा। कोशिश की होगी और इसलिए वह असफल रहा होगा। बनाते बनाते कुछ बारीकी के कारण चश्मा टूट गया होगा या पत्थर का चश्मा अलग बनाकर फिट किया गया होगा और वह निकल गया होगा। उफ। तो देखिए हौलदार साहब ने अपने जो मूर्ति के नीचे लिखा, देखा कि मूर्ति किसके द्वारा बनाई गई है, तो उनके मन में जो भी प्रश्न आए, जो भी उनके मन में दिमाग में आया, वो उन्होंने यहाँ पर बता दिया कि वो ऐसे सोच रहे हैं कि उन्होंने 1 महीने का वायदा किया होगा और पारदर्शी चश्मा कैसे वो किया जाए, कांच वाला नहीं तय कर पाए होंगे, अगर बारीकी से बना रहे होंगे तो टूट गया होगा। तो ये बच्चों ये बहुत महत्वपूर्ण लाइनें हैं। हौलदार साहब को यह सब कुछ बड़ा ही विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए हुए पान के पैसे चुकाकर, इन्हीं ख्यालों में, इन्हीं विचारों में हौलदार साहब खोए हुए थे और उन्होंने पैसे चुकाए पान वाले के। चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए जीप की तरफ चल पड़े। किसके आगे नतमस्तक हुए? देशभक्ति की भावना देखकर चश्मे वाले के समक्ष वो नतमस्तक हुए और अपनी जीप को आगे बढ़ा डाला। पीछे मुड़ और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाले नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? उनके मन में जो है जिज्ञासा पैदा हुई कि ये चश्मे वाला
कैप्टन इसे कहते हैं। क्या यह आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही है या फिर ये नेताजी का कोई दोस्त या साथी है। पान वाला नया पान खा रहा था। देखो पान वाले का स्वभाव है, क्योंकि उसको पान बेचना और पान खाना। अब वो पान पकड़े, अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रखकर उसने हौलदार साहब को ध्यान से देखा। फिर अपनी लाल काली बत्ती से दिखाकर मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में। देखिए कि उसने जो है किसी दिव्यांग व्यक्ति को थोड़े से अच्छे शब्दों से बोलता तो अच्छा लगता। उसने क्या कहकर संबोधित किया, उसे लंगड़ा कहकर संबोधित किया। लेकिन यहाँ पर जो है किसी की जो है दिव्यांग को ऐसे अपशब्द बोलकर या उसकी किसी अंग की हम हीनता करके उसको बोलते हैं तो अच्छा नहीं लगता। तो इसे बच्चों आगे से आप भी ध्यान रखें, अगर कोई आपको दिव्यांग दिखाई देता है तो आप उसके किसी अंग पर व्यंग्य न करके उसे आप जो है एक उसके सही नाम से ही पुकारेंगे आप। यहाँ पर जो है पान वाले ने उसे जो चश्मे वाले को लंगड़ा कहा, ये हमें जो है तर्कसंगत उचित नहीं लगा। और देखिए क्या कहा, पागल है पागल, वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बातचीत कर ले, फ़ोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। देखिए कितना बड़ा जो है पान वाला जो है देशभक्ति की भावना को नहीं समझता है। वो ऐसे लोगों को जिनके अंदर देशभक्ति की भावना है उन पर वो मजाक बना रहा है, हंस रहा है। क्या कहता है कि कहीं फ़ोटो वोटो खिंचवा दीजिएगा, देखो वो आ रहा है। हौलदार साहब को पान वाले द्वारा देशभक्त का इस तरह से मजाक उड़ाया जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि हौलदार साहब के अंदर भी देशभक्ति की भावना भरी हुई है, क्योंकि वो भी एक देश के क्या हैं, हौलदार हैं, सिपाही हैं। मुड़कर देखा तो अवाक रह गई। अवाक मतलब बिना बोले, मुख से कोई भी वचन न निकलना। एक बेहद मतलब बहुत ही ज़्यादा बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और हाथ में एक बांस पर टंगे हुए बहुत सारे चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा है। देखिए पूरे शब्दों के द्वारा कैप्टन वाले का शब्दों के द्वारा रेखा चित्र खींच दिया। बूढ़ा मरियल सा आदमी है, गांधी टोपी पहनी हुई है और काला चश्मा लगाया हुआ है, हाथ में एक संदूकची ली हुई है और एक हाथ में जो है बांस के डंडे के सहारे बहुत सारे चश्मे टांग रखें। अब वो एक दीवार के सहारे अपने बांस को टिका रहा है। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं है, फेरी लगाता है। आश्चर्य हुआ हौलदार साहब को, और हौलदार साहब इसी चक्कर में पड़ गए। पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्यों यह इसका वास्तविक नाम है, लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया कि अब वह इस बारे में और बात करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि पान वाले के द्वारा एक ऐसे व्यक्ति का मजाक उड़ाया जाना हौलदार साहब को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। बेचैन हो रहा था, काम भी था। हौलदार साहब जीप में बैठकर आगे चले गए। 2 साल तक हौलदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे। नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। कभी गोल चश्मा होता, कभी चकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांच वाला, कभी गांगो चश्मा, पर कोई न कोई चश्मा अवश्य होता था। उस पर धूल भरी यात्री में हौलदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए वहाँ अवश्य रुकते थे। एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। पिछली बार देखा लेखक ने तो वहाँ उनको दिखाई दिया कि चश्मा नहीं है, और अगली बार फिर वो निकले, फिर भी उन्होंने देखा कि चश्मा मूर्ति पर चश्मा नहीं। हौलदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले के बारे में पूछा, भाई क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की मूर्ति पर चश्मा नहीं है। पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखों को पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। और कुछ नहीं पूछ पाए हौलदार साहब, और कुछ पल के लिए चुपचाप खड़े रहे। उनके प्रति उन्होंने मौन श्रद्धांजलि अर्पित की।
जब कोई गुजर जाता है तो बच्चों हम क्या करते हैं, मौन श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, और फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर ग्रह गृहस्थी, जवानी, ज़िंदगी सब कुछ होम पर दे देते हैं, लेकिन फिर भी जो है ज़माना उन पर हंसता है और अपने लिए बिकने के लिए मौका ढूंढते हैं। दुखी हो गए। 15 दिन बाद उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थलता में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन सुभाष जी की आंखों पर चश्मा नहीं होगा। उनका मन द्रवित हो रहा था हौलदार साहब का कि वो इस कस्बे से निकल रहे हैं, सुभाष जी की मूर्ति होगी लेकिन उनकी आंखों पर चश्मा नहीं होगा, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन बेचारा मर गया। सोचा आज वहाँ रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, क्योंकि आज उनका मन जो है उसको चश्मे वाले कैप्टन को याद कर रहा है और मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं तो बार बार से उन्हें उस चश्मे वाले कैप्टन की याद आ जाएगी। सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं और जाकर खा लेंगे। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहे आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। कुछ ऐसा देखा कि चीखे। क्या चीखे? रोको, मतलब ज़ोर से चिल्लाए कि गाड़ी को बढ़ाओ नहीं, आगे मत लेकर जाओ, रुक जाओ। जीप स्पीड में थी। ड्राइवर ने ज़ोर से ब्रेक मारा। रास्ता चलते लोग देखकर रुकते रुकते हौलदार साहब कूद कर तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके सामने जाकर नतमस्तक होकर खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा था, जैसे बच्चे बना लेते हैं। हौलदार साहब भावुक हो उठे। इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई। बच्चों, ये पाठ आपको बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि इस पाठ में जो है हमारे देश के कुछ लोगों में देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी है। और यहाँ पर लेखक यही हमें समझाना चाह रहा है कि ये नहीं है कि लोगों के अंदर भरी है, यहाँ पर ये दिखाया है कि बच्चों को भी नेताजी की मूर्ति बिना चश्मे अच्छी नहीं लगी और किसी बालक के द्वारा वहाँ पर जो है सरकंडे का चश्मा बनाकर नेताजी की मूर्ति पर लगा दिया गया होगा। तो हौलदार साहब वहाँ रुकना नहीं चाहते थे, गाड़ी को आगे बढ़ाना चाहते थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा देखा तो वो चीखे। उन्होंने गाड़ी को वहीं रुकवाया और नेताजी की मूर्ति के सामने जाकर नतमस्तक हुए और उन्होंने कहा कि हौलदार साहब इस दशा को देखकर वो भावुक हो उठते हैं और उनकी आंखें नम हो जाती हैं और उनकी आंखें भर आती हैं। धन्यवाद बच्चों, पाठ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।